आप सभी का स्वागत है नीट एस्पिरेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th बॉटनी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। अब इस चैप्टर को या इस टॉपिक को कह लो तो डिस्कस करने के लिए हम लोग इसको 3 सेक्शंस में या 3 क्वेश्चंस के फॉर्म में डिफाइन करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो इस बात को सेटिस्फाई करेगा कि प्लांट ब्रीडिंग कहते किसको हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे द रोल ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर सेकंड क्वेश्चन के फॉर्म में हम लोग एक क्वेश्चन अराइज करेंगे कि प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उसको डिटेल में समझने की हमारी कोशिश होगी। और फिर हम लोग देखेंगे कि प्लांट के ब्रीडिंग से हम लोगों ने उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करके डिफरेंट टाइप के प्लांट्स को फॉर्म किया है जो कि हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चंस के साथ कि प्लांट ब्रीडिंग कहते किसको हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग को अगर मैं सिंपल शब्दों में डिफाइन करूं तो प्लांट ब्रीडिंग एक प्रोसेस है प्लांट के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का। प्लांट के जेनेटिक इम्प्रूवमेंट के दौरान हम लोग इस प्रकार के प्लांट बनाने की कोशिश करते हैं जिसको बहुत आसानी से कल्टीवेट किया जा सके, जिसका यील्ड काफ़ी हाई हो, और तीसरा जो डिजीज़ के अगेंस्ट भी रेसिस्टेंस शो करे एज वेल एज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अगेंस्ट भी ये काफ़ी रेसिस्टेंट हो। अगर मैं बात करूँ इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की, तो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं कि स्ट्रेस टू द वाटर, हाई टेम्परेचर स्ट्रेस, और स्ट्रेस टू द इनफर्टाइल सॉइल या सॉइल के अंदर मिनरल की कमी हो। तो प्लांट ब्रीडिंग को आपने समझा कि ये जेनेटिक इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग प्लांट के जीन्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सूटेबल टाइप का प्लांट प्रोड्यूस कर सके, जो प्लांट एग्रीकल्चर करने के लिए यानी कि जिसको उगाना काफ़ी आसान हो, जिसका यील्ड काफ़ी हाई हो, और जिन पौधों के अंदर बीमारियों से लड़ने की क्षमता हो यानी कि डिजीज़ रेसिस्टेंस हो, एज वेल एज इन्वायरमेंटल स्ट्रेस को भी टोलरेट कर सके। तो अगर बात करें प्लांट ब्रीडिंग की यानी कि अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के टेक्निक्स की, तो इवोल्यूशन के दौरान जब आप पढ़ते हो ह्यूमन इवोल्यूशन के कहानी को, तो वहाँ पे आपको पता चलता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की शुरुआत आज से माना जाता है कि 9000 to 11,000 ईयर्स इसकी पहली शुरुआत हो गई। अब हम बात करें प्लांट ब्रीडिंग इन इंडिया की, तो हमारा देश मेनली एक एग्रीकल्चरल बेस्ड देश है, और एग्रीकल्चर के कंट्रीब्यूशन की बात करें, ये डाटा आपको याद रखने हैं बिकॉज ऑल दिस डाटा हैव बीन टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी, और इसका सीधा इस डाटा को आपसे पूछा जा सकता है नीट के अंदर। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए इन डाटा को याद रखना। तो वापस आते हैं, भारत जो कि एक एग्रीकल्चर नेशन है, तो एग्रीकल्चर में अगर इंडिया की जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन देखें तो नियरली 33% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, और हमारे पूरे आबादी का लगभग 66% हिस्सा, एनसीईआरटी की माने तो ये डाटा 62% है, आपको प्रिसाइजली वही याद रखना है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो नियरली 33% ऑफ द जीडीपी इज़ कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम एग्रीकल्चर, एंड हमारे पूरे पॉपुलेशन का लगभग 62% आबादी जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट नाम, पहले तो मैं ग्रीन रेवोल्यूशन को डिफाइन करूँगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीका है जिसमें हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का इस्तेमाल करके क्रॉप के यील्ड को कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया गया था। जैसे कि आपको मैं अगर स्टोरी बताऊँ, पास्ट में लेके चलूँ, तो जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारे आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे साथ कि एक तो लैंड जो अवेलेबल था इंडिया के पास वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था नहीं, और दूसरी बात ये कि हमारी आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि अपनी आबादी का पेट भरना। उसके लिए हमें क्या करना था, उसके लिए हमें
बहुत सारे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को ग्रो करने थे ताकि उससे अनाज पैदा हो सके और हम लोग अपने जनसंख्या, हमारे लोगों का पेट सही तरीके से भर सके। थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसके लिए क्रेडिट इंडिया में दिया जाता है MS स्वामीनाथन को, जिन्होंने ना सिर्फ हम लोगों का पेट भरा उस बदलते हुए दौर में, बल्कि उन्होंने इतने ज़्यादा मात्रा में क्रॉप को ग्रो किया जिसके कारण हम लोग क्रॉप को सिर्फ ना ही कंज्यूम करते थे बल्कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे। तो मैं यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन को डिफाइन करने के साथ साथ MS स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन को भी लिखना चाहूँगा। तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक तरीका है फूड के प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने का। स्पेशली जो हमारे फूड होते हैं, इसमें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं वीट और राइस को, तो इनके प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ाने का। और ये बढ़ाया किस तरीके से गया? हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप करके। और इन हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को डेवलप करने में रोल आ जाता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का। अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर। और MS स्वामीनाथन, जिनको आप फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन भी कह सकते हो, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारा 1960s से 2000 ईयर के दौरान, जो अगर हम लोग वीट के प्रोडक्शन की बात करें, तो हमारा वीट का प्रोडक्शन नियर अबाउट 11 मिलियन टन से इंक्रीज़ करके 75 मिलियन टन तक इंक्रीज़ हो गया। ये वहीं पे इसी पीरियड के दौरान, यानी 1960 से 2000 ईयर के दौरान, अगर हम लोग राइस के इम्प्रूवमेंट की बात करें, राइस के यील्ड के इम्प्रूवमेंट की बात करें, तो इट वेंट फ्रॉम 35 मिलियन टन्स टू 89.5 मिलियन टन्स। तो बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे कॉशन दे दूँ कि ये सारे डाटा NCERT से लिए गए हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये सारे डाटा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टेटमेंट विद क्वेश्चन में या फिर सीधा आपसे डाटा पूछ दिया जाए, तो ये सारे वैल्यूज़ आपको याद रखने हैं। और ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ वीट और राइस के इन प्रोडक्शन में, जो काफ़ी मैनीफोल्ड इंक्रीज़ हुआ, तो MS स्वामीनाथन ने कोलैबोरेशन शो किया था डॉक्टर एन बोरलॉग से। और ये दोनों मिले कहाँ पे थे? तो इनकी मुलाकात हुई थी एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट इन मैक्सिको। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। तो स्वामीनाथन डॉक्टर एन बोरलॉग से मिले थे एट इंटरनेशनल सेंटर फॉर वीट एंड मेज इम्प्रूवमेंट, जो कि मैक्सिको में स्थित है। और इन्होंने साथ मिलकर डेवलप किया सेमी ड्रॉप वैरायटीज़ ऑफ वीट। और ये जो सेमी ड्रॉप वैरायटी है, ये एक हाई यील्डिंग वैरायटी है, जिसके कारण आप देख सकते हो कि 1960 से 2000 ईयर के दौरान जो वीट का प्रोडक्शन था वो मैसिवली इंक्रीज़ होके 11 मिलियन टन से इंक्रीज़ होके चला गया अप टू 75 मिलियन टन्स। तो ये था MS स्वामीनाथन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का कंट्रीब्यूशन वीट और राइस के प्रोडक्शन में हमारे प्यारे भारत देश में। और देखो बच्चों, आज जो हम समझ रहे हैं कि इन्होंने जस्ट एक वीट की वैरायटी डेवलप की थी, तो ये सुनने में तो लगता है कि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होगा, बट ये चीज़ें कितनी कॉम्प्लेक्स होती है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे मैं एक सेमी ड्रॉप वैरायटी का एक वीट का एग्जांपल लेना चाहूँगा, जिसको कि ब्रांड नेम है जिसका HUW468। इसको डेवलप करने में, एक्चुअली इट इज़ अ वैरायटी ऑफ वीट, इसको डेवलप करने में 12 साल का समय लग गया था। तो इसीलिए आज तक हम एन बोरलॉग एंड MS स्वामीनाथन के कंट्रीब्यूशन को भूलते नहीं हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत करके हाई यील्डिंग वैरायटी को डेवलप किया और
फूड के प्रोडक्शन को कई गुना ज़्यादा इम्प्रूव कर दिया विथ हैविंग वेरी लेस लैंड फॉर एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन। इन्होंने बहुत रैपिड इंक्रीज इन प्रोडक्शन कर दिया। सो हैट्स ऑफ टू देम। अब प्लांट ब्रीडिंग है क्या, इसको समझने के बाद हम लोग अगले प्रोसेस को समझेंगे, यानी हम अपने अगले क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलेंगे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में जितने भी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, अगर उनको हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो पूरे प्लांट ब्रीडिंग के प्रोसेस को हम लोग 5 स्टेप में डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला स्टेप होता है जर्म प्लाज्म कलेक्शन। अगर स्टेप 2 की बात करें तो स्टेप 2 इंक्लूड्स सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ पेरेंट्स। अगर मैं बात करूँ स्टेप 3 की, तो पेरेंट्स को सेलेक्ट करने के बाद हम लोग उनमें जो सुपीरियर पेरेंट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करके उनके अमोंग हम लोग क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। सो आवर स्टेप 3 इज क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमोंग सेलेक्टेड पेरेंट्स। जब इन सेलेक्टेड पेरेंट्स का हम क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो उनकी जो प्रोजेनी आती है, उनके प्रोजेनी में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं या फिर वी फाइंड आउट फॉर, ये वी लुक आउट फॉर द सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। उनकी जो F1 प्रोजेनी आएगी उनमें से बहुत सारे प्रोजेनीज ऐसे होंगे जिनके अंदर डिज़ायरेबल ट्रेट हो सकता है कि जो हमने कोशिश की हो वो ना आई हो। तो जो बहुत सारे F1 प्रोजेनी होंगी उनमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा हमारा सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट वाली प्रोजेनी को, और इसको हम लोग कहते हैं द 4th स्टेप विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सिलेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट। इस प्रोसेस को हम टेस्टिंग ऑफ सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट भी कहते हैं। और जब हम लोग सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट को टेस्ट कर लेते हैं अलग अलग कंडीशंस के अंदर, और जिन जिन पहलुओं पे हमें उनको नापना होता है, उनको टेस्ट करना होता है, उन सारे पहलुओं पे जब वो सुपीरियर रिकॉम्बिनेंट खरा उतरता है तब हम लोग उसको रिलीज़ कर देते हैं, और कमर्शलाइज होने के लिए वी सेंड इट टू द मार्केट। So step 5 includes testing, release and commercialization of superior recombinant, also known as new cultivar.